नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सीजी टेट के एग्जाम के लिए। तो बच्चे, ये जो मैं कोर्स आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, क्रैश कोर्स, ये आपका सीजी टेट के लिए है, जो कि अभी आपका आने वाले नेक्स्ट इसी मंथ में आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो सीजी टेट के जो क्वेश्चंस हैं बच्चे, वो मैथमेटिक्स का जो भी आपका पोर्शन होगा वो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, जिसमें कि 2 क्लासेस मैं ले चुका हूँ। ये तीसरी क्लास है मेरी, क्लास नंबर 3 है, जिसमें मैं आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो प्रीवियस क्लास की वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये तीसरी क्लास है, और अधिक से अधिक लोगों तक से आप शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। ठीक है, साथ में अगर आप लोग इंग्लिश की भी डिमांड करते हैं तो इंग्लिश भी मैं कवर करा दूंगा। और ये कम समय बचा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सारी चीज़ों को एक बार कम से कम रिवाइज करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चे एलसीएम के बारे में। एलसीएम होता क्या है? तो सबसे पहले बच्चे, आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा क्या हमारा बच्चे, एलसीएम। तो सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, एलसीएम। तो एलसीएम होता क्या है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलसीएम को बच्चे अगर हम बोले हिंदी में, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं बच्चे? लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। तो हिंदी में बच्चे एलसीएम को क्या बोला जाता है? लघुत्तम समापवर्त बोला जाता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बच्चे? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक भी समझ लो, समापवर्त। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं बच्चे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में हम लोग एलसीएम को क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसका फुल फॉर्म होता है बच्चे, लेकिन ये वास्तविक में होता क्या है ये अभी मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो लीस्ट का मतलब हो गया बच्चे लघु, और कॉमन मतलब हो गया बच्चे जो इसका समान, और ये अपवर्त से बना बच्चा है क्या, मल्टीपल। तो मल्टीपल का जो हिंदी मतलब होता है बच्चे, वो होता है क्या, गुणज। क्या मतलब होता है बच्चे? गुणज होता है। और इसको हम लोग अपवर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अपवर्त भी बोलते हैं, अपवर्त भी बोला जाता है, इसको याद रखना। तो अपवर्त भी बोलते हैं, गुणज भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसकी पूरी डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा, और डेफिनेशन समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात ये बच्चे, एलसीएम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, मल्टीपल। और मल्टीपल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? गुणज बोलते हैं, और अपवर्त भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे आप मल्टीपल के बारे में जान लो, और फिर मैं इस टॉपिक को आगे डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा बेसिक तो बता देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होता है बच्चे? जैसे मान लो दो संख्या मैंने रख दिया 12 और 16। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 12 का गुणज क्या होगा, तो 12 का मल्टीपल क्या होगा। तो आप 12 का गुणज निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, 12 गुणा 1 कर दीजिए। पहला मल्टीपल होगा 12 गुणा 1, दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 12 गुणा 2 होगा। तो ये बच्चे इनके 12 के गुणज कहलाते हैं। 12 गुणा 3 हो गया, तो 12 एकम क्या होता है, 12। 12 इंटू 2 होता है 24, और 12 तिहाई कितना होता है, 36, और 12 चौके क्या होता है, 48। ये सब क्या होते हैं बच्चे, इसके गुणज होते हैं। उसी प्रकार से 16 का गुणज कौन होगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 होगा, 16 तिहाई 48 होगा। ये बच्चे किसके गुणज कहलाएंगे, 16 के गुणज कहलाएंगे। तो इनको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, अब इन मल्टीपल में जो संख्या कॉमन होगा, जो संख्या क्या होगा बच्चे, कॉमन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो पहले तो मैंने आपको मल्टीपल के बारे में बताया, मल्टीपल होता क्या है। अब मैं आगे चलता हूं बच्चे, मल्टीपल से एक कहानी आगे लेके चलता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। मतलब कॉमन का मतलब हो गया बच्चे जो कॉमन है दोनों में मतलब उभयनिष्ठ है, उसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने मल्टीपल समझ लिया। अब मल्टीपल में मैं पूछना चाहता हूँ कि 12 का मल्टीपल में 12 था, 24 था, 36 था, 48 था, ऐसे करके आगे बढ़ रहा था, अनंत तक जाता। 16 का मल्टीपल में 16 था, 32 था, 48 था, ये भी आगे तक जाता। लेकिन दोनों के मल्टीपल में सबसे पहला कॉमन नंबर कौन है बच्चे, 48 है। पहला कॉमन कौन है बच्चे, 48 है। पहला कॉमन क्या होगा, 48। इसी प्रकार से ये आगे संख्या जाता, तो दूसरा कॉमन क्या होता बच्चे, 96 होता, और इसी तरीके से आगे बढ़ता। ठीक है ना, तो ये 48 इसका पहला कॉमन है, दूसरा कॉमन कौन है, 96, और इसी तरीके से आगे बढ़ता। लेकिन आपको यहाँ पे एलसीएम के बारे में चलना है, तो आपने पहले मल्टीपल के बारे में जान लिया, आपने कॉमन के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, लीस्ट। लीस्ट मतलब होता है जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 48, और 96 में छोटा कौन है, 48। इसलिए बच्चे इसका एलसीएम क्या कहलाएगा बच्चे, मतलब कहना ये चाहता हूँ कि एलसीएम अगर आप निकालने बैठते हैं 12 का और 16 का, तो इसका कितना आएगा एलसीएम बच्चे, 48 आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो 12 से भी भाग चला जाता है और 16 से भी भाग चला जाता है, 12 से भी डिवाइड हो जाता है और 16 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसको बच्चे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग बोलते हैं, और एलसीएम हम लोग कहते हैं। क्लियर है?
तो इतनी बातचीत उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चे ये एलसीएम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एलसीएम की परिभाषा अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज एलसीएम, तो एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब सबसे छोटी संख्या 48 है जो 12 से भी भाग चला जाएगा और 16 से भी चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बकायदा, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो आप बोल सकते हैं वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख भी लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एलसीएम के बारे में थोड़ा सा बताया मैं। अब देखो एलसीएम को फाइंड करने के लिए बहुत अलग अलग मेथड है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पूरा डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं मेथड्स थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि एलसीएम को आप कैसे कैसे फाइंड करते हैं। आप ये थोड़ा सा सुन लीजिएगा। तो एलसीएम को फाइंड करने का जो तरीका होता है बच्चे वो क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला एक मेथड होता है बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। मेथड टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम को ज्ञात करने की विधि। तो सबसे पहला मेथड होता है बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइम फैक्टर मेथड, और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम को अभाज्य बोलते हैं, फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं, मेथड को विधि बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो सबसे पहला जो मेथड है बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है? जैसे मान लो आपको एलसीएम फाइंड करना हो गया 12 का और 16 का, और वो भी किस मेथड से फाइंड करना हुआ? ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले बच्चे आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य मतलब जो और भाज्य ना हो, मतलब वो किसी और से डिवाइड ना हो, केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो। तो प्राइम फैक्टर हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं 12 की बात करता हूँ तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अभाज्य संख्या देखो जो 12 को डिवाइड कर देता है। तो 2 छिक्के 12, 2 एक अभाज्य संख्या है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6, ये भी अभाज्य संख्या, और 3 एकम क्या हो गया? 3। तो अभाज्य गुणनखंड 12 के कौन कौन है? 2 है, फिर एक और 2 है, और फिर एक और 3 है। क्लियर है ना? उसी प्रकार से अगर मैं 16 का, अगर मैं आपसे बोलूंगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो मतलब कायदे से 16 का आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है ना? तो ये बच्चे मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये टॉपिक आपका जो ये है सीजी टेट वाला पेपर है इसके पहले आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। आप इसको पॉज कर करके देख सकते हैं। तो 12 का बच्चे हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, और ये 16 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर ना? अब इसका मान लो आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चे? एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए पहला तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखो कि दोनों में 12 के प्राइम फैक्टर में और 16 के प्राइम फैक्टर में कौन कौन से कॉमन है। तो ये बच्चे देखो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, मतलब ऊपर में भी 2 है, इधर में भी 2 है, तो 2 बार कॉमन है, ठीक है ना। ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो ये कॉमन वाली संख्या को हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हमको किसको लिखना है? जो इसमें कॉमन होगा। जो इसमें क्या होगा बच्चे? दोनों में ऐसा प्राइम फैक्टर लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। अब उसके बाद किसको लिखना है? जो कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉमन कौन कौन नहीं है? जैसे 3 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, तो इनको हम लोग अलग से लिख दिए 3 2 2 2। तो ये बच्चे क्या कहलाएंगे? अनकॉमन कहलाएंगे। मेरी थोड़ी स्क्रीन चली गई होगी क्योंकि पावर ऑफ हो चुका है, तो खैर कोई बात नहीं, अभी आप देखते रहिए, स्क्रीन से कोई लेना देना वैसे आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चे? अनकॉमन। क्या कहलाएंगे बच्चे? अनकॉमन। ये क्या कहलाएगा बच्चे? कॉमन। और ये कहलाएगा अनकॉमन। तो जो कॉमन है उसको हमने लिख लिया और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लिया, और इन सब का गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं, और ये सबसे पहला मेथड हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें करना क्या होता है? आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, और उसके बाद जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिख लेते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो आपको ये यहाँ से लघुत्तम मिल जाता है। तो कॉमन और अनकॉमन दोनों का गुणनफल से आप यहाँ पे एलसीएम और लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। तो सबसे पहला मेथड तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये इतना मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में इनको, अगर अभी डायरेक्ट एग्जाम में तो कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा तो ये काफी हेल्प करेगा याद करने में। अब आते हैं बच्चे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा जो मेथड होता है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं बच्चे? भाग विधि बोलते हैं, डिवीजन मेथड बोलते हैं, और इसको स्कूल वाला मेथड भी बोलते हैं। हम लोग स्कूल में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं बच्चे? स्कूल में ये वाला एलसीएम निकालना हमको सिखाया गया था। इस मेथड से हमें स्कूल में ये वाला एलसीएम निकालना सिखाया गया है। तो किस तरीके से ये मेथड होता है, आइए देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, 12 और 16, इनका सपोज करो एलसीएम निकालना है। तो स्कूल में आपको ऐसे ही सिखाया गया होगा कि आप दोनों संख्या लिखो और उसको फैक्टराइज करो, और यहाँ पे ऐसा संख्या ढूंढो, ऐसा संख्या लिखो जो 12 और 16 दोनों को डिवाइड कर दे। तो कौन सी संख्या? 2 है,
2 12 को भी करता है, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब देखो ऐसी संख्या जो 6 और 8 दोनों को कर दे तो 2 3 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। और कोई संख्या है क्या जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे? तो ऐसा कोई संख्या नहीं है। मतलब अगर आपको एलसीएम निकालना होगा 12 का और 16 का तो आपका जवाब क्या आएगा? यहाँ पे 2 दिख रहा है तो आपने 2 लिख लिया, यहाँ पे अगेन 2 है तो ये 2 लिख लिया, अब यहाँ पे 3 है और ये क्या है बच्चे 4 है। इनका प्रोडक्ट कर दीजिए और आपको एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौके कितना हो जाएगा बच्चे 48। ये तरीका आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल में, तो इसी को बोलते हैं बच्चे डिवीजन मेथड। तो ये दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो तीसरा मेथड बताऊंगा उस मेथड का यूज करेंगे तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा कम समय में आसानी से आप लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो तीसरा मेथड काफी जबरदस्त रहेगा, उसमें आपको स्पीड बनेगी आपके क्वेश्चंस में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो तीसरा मेथड जो होता है बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे? एग्जाम वाला मेथड, एग्जाम में करने वाला मेथड। तो एग्जाम में हम लोग जो मेथड लगाते हैं उस मेथड को मैंने अपने से बोल दिया और इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 12 और 16 का सपोज कीजिए आपको एलसीएम निकालना है, तो अब आप कैसे करेंगे, इसका निकालने का तरीका क्या है? तो इसका ट्रिक सुनना सबसे पहले। तो ये देखोगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर है 16, तो जो भी सबसे बड़ा नंबर है दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसको आप पहले लिख देंगे एलसीएम में। तो यहाँ पे क्या लिख दिए बच्चे? 16 लिख दिए, दोनों में जो बड़ा था उस नंबर को लिख दिया। अब उसके बाद कौन सा नंबर है बच्चे? यहाँ पे 12 है। कौन है? 12। तो अब ये 12 क्या है बच्चे? उससे छोटा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि 12 जो है 12 को हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 3 चौके कितना होता है बच्चे? 12 होता है। 3 चौके कितना होता है? 12, जिसमें कि 3 प्राइम नंबर है लेकिन 4 नहीं है प्राइम नंबर। तो कोई बात नहीं, अगर 4 को तोड़ना पड़े तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन नहीं तोड़ना है तो आप 4 को 4 ही रहने दीजिए। अब ये बताइए 4 से 16 डिवाइड होता है कि नहीं होता? 4 से 16 डिवाइड होता है, 4 चौके 16 होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। जब ये डिवाइड हो जाता है तो इसको यहाँ पे गुणा करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 के पहाड़ा में 16 आता है क्या? 3 के पहाड़ा में 16 हरगिज नहीं आता, इसलिए यहाँ पे 3 के 3 जो है वो 16 के पास नहीं है, इसलिए बच्चे इस 3 को हम यहाँ पे दे देंगे, इस 16 को दे देंगे, और 16 को दे देंगे तो ये एक ऐसी संख्या बन जाएगी जो 12 से भी भाग चला जाएगा और 16 से भी भाग चला जाएगा। 12 से क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि 3 12 के पास था लेकिन 16 के पास 3 नहीं था, तो अब 3 उसको मिल जाएगा तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये आसानी से बच्चे इसका गुणा करने पे जो प्रोडक्ट होगा वही आपका एलसीएम होगा और इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे कितना? 48। तो इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं और ये एक मेथड है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन को करते वक्त। एक आध तरीका और कराता हूँ, एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे आपको और बेहतर वे में समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एलसीएम निकालना हुआ बच्चे किसका? एक संख्या लिख दे रहा हूं बच्चे आपके सामने, 9 का, 12 का और 15 का, मान लो आपको लघुत्तम निकालना है। तो अब आपको इस मेथड से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला तरीका ये है कि सबसे बड़े नंबर को लिख देंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन था बच्चे? 15 था। तो आपने सबसे पहले किसको लिख लिया? 15 को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखेंगे ये 12। अब 12 को आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। 12 के पहाड़ में पहले देख लो 15 आता है कि नहीं आता? तो बिल्कुल नहीं आता है सर, 12 के टेबल में 15 नहीं आता। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो 3 चौके कितना होता है? 12। 3 एक अभाज्य संख्या जो और टूटता नहीं है, तो 3 चौके 12 होता है। ठीक है, तो अब ये बताइए यहाँ पे 4 के पहाड़ा में 15 आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। तो 4 नहीं है, मतलब इसके पास तभी नहीं आता, तो 4 दे दो भाई। तो 4 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इसको दे दिया। अब बच्चे किसके पास आएंगे? 3 के पास। 3 के पहाड़ा में 15 आता है, बिल्कुल 15 आता है। 3 पचे 15 होता है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 यहाँ पे ऑलरेडी है। 15 के पास 3 होता है, 3 पचे 15। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए बच्चे 9 के पास आएंगे, उससे छोटी संख्या 9 है। अगर हम 9 के पास आते हैं तो 9 के पास कितने 3 होते हैं बच्चे? 2 3 होते हैं। 3 इंटू 3 मिलके बच्चे 9 बनता है। लेकिन 15 के पास, बेचारे के पास एक ही 3 है, एक 3 है, तो एक 3 की कमी है। तो एक 3 जो नहीं है वो 3 हम यहाँ पे दे देंगे, तो एक 3 इसको देना पड़ जाएगा। और 15 चौके कितना हो जाएगा बच्चे? 60 हो जाएगा। और 60 के कितना हो जाएगा? 90। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए, 9 12 और 15 था ना, तो यहाँ पे 15 चौके कितना हो गया बच्चे? 60। और 60 के कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 60 के कितना हो जाएगा बच्चे? 120 हो जाएगा। और इसका, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 15 थे 45, 45 और 180 होगा। सॉरी यार बच्चे, हम लोग गुणा करने में गड़बड़ कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो 15 चौके कितना हो गया बच्चे? 60। और 60 के कितना हो जाएगा? 180। इस तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। और आप इस तरीके से बहुत ही इजी वे में एलसीएम निकाल सकते हैं। ये एग्जाम वाला मेथड है। तो चलिए बच्चे आगे चलता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे कहानी को लेता हूँ। तो एग्जाम में आपको इसी तरीके से एलसीएम निकालना है, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। इस चीज को आप हमेशा बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी मैं स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को सीजी टेट के पहले आपके कोर्स को कंप्लीट कराना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। तो आप जरूर स्पीड को कम कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहता है यूट्यूब पे। खैर अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, एप्लीकेशन में जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। वहां पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो बिलासपुर में संकल्प स्टडी सर्कल में आके आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। एक बेहतर वे में डिटेल अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है, क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है और ऐसे कोई भी एग्जाम आएगा उसके पहले मैं आप लोग को इसी तरीके से कोर्स कंप्लीट करा दिया करूंगा। अभी आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे क्या है बच्चे 42 है। इसका मान लो क्या निकालना है बच्चे, अब हमें एलसीएम क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन है बच्चे, 42 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 42 है, तो हमने 42 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन है, 35 है। अब देखो 35 के पहाड़ा में 42 तो आता नहीं है, तो 35 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दो, तो 5 सत्ते कितना होता है, 35। अब ये बताओ 7 के पहाड़ा में 42 आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 5 के पहाड़ा में 42 आता है, मतलब 42 के पास 5 नहीं है, तभी नहीं डिवाइड होता, तो भाई साहब इसको 5 यहाँ पे दे दो, क्लियर है, 5 दे दिए। अब 25 के पास आते हैं, 25 के पहाड़ा में बच्चे 42 तो नहीं जाता, और यहाँ पे एक 5 है, क्योंकि 25 के पास तो 2 5 होते हैं, 5 5 25, तो एक 5 तो है इसके पास, लेकिन एक 5 नहीं है, जो नहीं है वो उसको हम दे देते हैं और ये आसानी से हमारा हो जाएगा। तो 42 गुणे 5 कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 चूंकि 20 और 1 21 हो गया, और ये बच्चे गुणा 5 हो गया, तो ये 0 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1050 बच्चे आपकी क्वेश्चन का एलसीएम आ गया। इस तरीके से आप लघुत्तम को निकाल सकते हैं। तो ये बच्चे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि एलसीएम को फास्ट तरीके से कैसे निकालते हैं, और जब ये निकालना होगा तो आप काफी अच्छे से यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चे हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ सीट्स पे चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस है और ये बच्चे इसका क्या है बच्चे, यहाँ पे आंसर है। तो एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल से आपको पूरा एलसीएम और एचसीएफ का रिवाइज हो जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे आप उसको बहुत अच्छे से बना सकेंगे। तो कायदे से बच्चे 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं एलसीएम में। किसमें बच्चे, एलसीएम में 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तीनों वैरायटी के क्वेश्चन की थ्योरी में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ और उससे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित होती है। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसका जवाब क्या होगा, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वो सबसे छोटी संख्या निकालिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या निकालिए, वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, वो छोटी संख्या ज्ञात करना है जो x से, y से और z से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब इनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि अगर हम इसे x से, y से, z से किससे भी डिवाइड करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उस केस में बच्चे हम लोग करते क्या है, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे बच्चे, x का, y का, z का। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे यहाँ पे जवाब आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो अगर आपको वो सबसे छोटी संख्या निकालनी हो जो x, y, z तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो बच्चे हम लोग करना क्या है, सीधा सीधा बच्चे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और यही आपका जवाब हो जाएगा। ये हो गया बच्चे पहला क्वेश्चन। ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे एलसीएम की। इस तरीके की थ्योरी लिखा होगा, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित होता है। तो आप कुछ ना करेंगे, सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिएगा, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप एलसीएम ले लीजिएगा x, y, z का और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अभी हम चलते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्लियर है, अगर आएगा तो कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे। कुछ एग्जाम्पल भी है वो भी करवा दूंगा जैसे समय रहेगा। अभी तो पूरा थ्योरी पढ़ा देता हूँ आप लोग को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एलसीएम निकालना तो सिखाया ही है ना, तो इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया यहाँ पे कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, तो यहाँ भी एक और प्रश्न लिख दे रहा हूँ, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x, y, z से विभाजित करने पर, x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में r शेषफल बचे, प्रत्येक स्थिति में r शेषफल प्राप्त हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल दे बच्चे, r दे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसा छोटी संख्या फाइंड आउट करना है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ऐसी छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है
जिसको हम किससे डिवाइड करें बच्चे, x से या y से या z से। जब इनसे डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिले बच्चे, r मिले। कितना मिले, r मिले, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम ले लेना है। पहले क्या कर लेना है, x y z का क्या ले लेना है, एलसीएम, और जितना भी शेषफल बचाना है उससे जोड़ देना। जितना भी शेषफल आपको बचाना होगा ना उससे क्या कर देना बच्चे, ऐड कर देना, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना था कि जिसको x y z किसी से भी डिवाइड करें और हर परिस्थिति में कितना शेषफल दे, r दे, मतलब पूर्णता विभाजित ना हो बल्कि r शेषफल दे। तो छोटी भी संख्या होनी चाहिए। तो छोटी संख्या के लिए हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया और जितना भी शेषफल हमको बचाना था उतना हमने जोड़ दिया। तो ये एक ऐसी संख्या आ जाएगी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एलसीएम तक तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हर केस में कितना शेषफल बच जाएगा, r बच जाएगा। और यही आपकी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ये हो गया दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल भी उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लियर होगा। अब चलते हैं बच्चे तीसरे सवाल में, और कैसा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर इसमें पूछता है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एलसीएम से संबंधित एक और ऐसा क्वेश्चन आता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y, z से विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल बचे। मतलब x से डिवाइड करने पे a बचे, y से डिवाइड करने पे b बचे और z से डिवाइड करने पे c बचे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो वह सबसे, मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x, y, z से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचे। शेषफल क्रमशः a, b, c बचे करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c प्राप्त हो। ये क्वेश्चन। तो वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे x, y, z से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे, आपका a, b, c बचे। मतलब ये कहना चाहता है आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, ऐसी छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी कि जब हम इसे x से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचे बच्चे, a बचे। जब हम इसे y से डिवाइड करें तो कितना बचे बच्चे, b बचे। और जब हम z से डिवाइड करें तो कितना बचे बच्चे, c बचे। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बताइए x और a का डिफरेंस कितने का है बच्चे, x और a का डिफरेंस है x माइनस a का। y और b में कितने का मतलब यहाँ पे याद रखना, x से डिवाइड करने पे a बचे, y से डिवाइड करने पे b बचे और z से डिवाइड करने पे c बचे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चीज जरूर चेक करना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको भाजक बोलते हैं, भाजक है और ये शेषफल है। ये भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस होगा ये x माइनस a जो होगा, और यहाँ पे y माइनस जो b होगा, और यहाँ पे z माइनस c जो होगा, वो तीनों के तीनों बच्चे हमेशा बराबर होंगे। तीनों के तीनों हमेशा क्या होंगे, बराबर। और ये तीनों किसके बराबर होंगे, मान लो बच्चे k के बराबर। किसके बराबर होंगे, k के बराबर। तो x और a का जो डिफरेंस होगा, y और b का जो डिफरेंस होगा, z और c का जो डिफरेंस होगा, ये बच्चे तीनों के तीनों बराबर होंगे। और तीनों किसके बराबर होंगे बच्चे, k के बराबर। हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। ये कोई ना कोई संख्या के बराबर होंगे जरूर, ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप ये डिफरेंस को निकाल लेना और ये डिफरेंस तीनों के बराबर होंगे। तो अब बच्चे इसके रिजल्ट में क्या करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो करना क्या है, आपको सीधा सा आपको पहले एलसीएम लेना है, छोटी संख्या निकालना है, मतलब आपको एक्स वाई जेड का एलसीएम तो लेना ही लेना है। उसके बाद जितना भी आपका ये डिफरेंस था माइनस, उसको माइनस कर देना है, तो माइनस के कर देंगे और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्स से डिवाइड करने पे ए बचे, y से डिवाइड करने पे शेषफल b बचे, z से डिवाइड करने पे क्या बचे बच्चे, c बचे। तो आपको करना क्या है, पहले x और a का डिफरेंस देखना है, y और b का डिफरेंस देखना है, z और c का डिफरेंस देखना है। ये तीनों ऑलवेज बराबर होंगे और तीनों जिसके बराबर होंगे बच्चे उससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा लघुत्तम लेके। क्लियर है, तो आपका ये जवाब मिल जाएगा। इस तरीके से आपके ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एलसीएम में आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस अलग से करवा दूंगा, पहले पूरा थ्योरी बता दे रहा हूँ, ये काफी हेल्पफुल रहेगा फिर आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूं मैं, पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है। ठीक है ना, इतना समझ में। चलो एक चाहते हो तो एक क्वेश्चन मैं जरूर करवा सकता हूं, एक क्वेश्चन बल्कि मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बच्चे एक क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लिख देता हूं मैं, वह सबसे छोटी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 25, 15 और 30 से
30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 21, 11, 26 प्राप्त हो, जिसे शेषफल 21, 11, 26 प्राप्त हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, छोटा नंबर, जिसको अगर आप 25 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचना चाहिए बच्चे? 21 बचना चाहिए। जब आप 15 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 11। और जब आप 30 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 26। ऐसा क्वेश्चन था। मतलब ये इससे आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये भाजक है, और ये शेषफल मतलब ये आर है। तो आपको मैंने बोला कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनका डिफरेंस देखो। 25 और 21 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। 15, 11 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। 30 और 26 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। ये सभी के डिफरेंस बराबर हैं और बिल्कुल रहेंगे भी, और ये किसके बराबर है? मान लो के बराबर है। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपको इसका रिजल्ट निकालना है। तो आप सीधा सीधा बच्चे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। किसका एलसीएम ले लेंगे? 25 का, 15 का और 30 का, और माइनस क्या कर देंगे? के कर देंगे, याद रखना। तो बच्चे अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए ध्यान से, एलसीएम के साथ क्या आता है। तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे पहले ये बताओ। तो 30 है तो आपने 30 लिख लिया। अब बताओ 30 के पास, इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है ना, तीनों में सबसे बड़ी संख्या 30 है। अब उसके बाद 25 के पास 2 5 होते हैं और 30 के पास 1 5 है, तो 1 5 दे दो इसको। और 15 बच्चे 30 को डिवाइड कर देता है, तो ये बच्चे खुद आ जाएगा 30 × 5, मतलब ये कितना आ जाएगा? 150। एलसीएम 150 आ गया। माइनस के करना है, के कितना था बच्चे? 4 था। 150 में 4 को घटाएंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा आपका? 146। तो 146 एक ऐसी संख्या होगी, 146 एक ऐसी संख्या होगी कि जब आप उसको 25 से भाग दोगे तो शेषफल 21 बचेगा। 146 एक ऐसी संख्या होगी जब आप 15 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 11। 146 एक ऐसी संख्या होगी जब 30 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 26। तो ये बच्चे आपका सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई? 146, और यही आपकी क्वेश्चन का जवाब होगा और यही आपका रिजल्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये एलसीएम का बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एलसीएम की क्वेश्चंस को अब आप बना सकते हैं। और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, उनकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। लेकिन अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और मेरे को कम समय में सारी चीजें कवर करनी है, इसलिए मैंने अभी इसको एलसीएम को लिया। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? इतना समझ में आया? तो एलसीएम का बेसिक आइडिया दे दिया। अभी एलसीएम के अलग से क्वेश्चन लाऊंगा, एक सीट लाऊंगा मैं, उस सीट के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा एलसीएम के। ठीक है, तो आपका एक प्रैक्टिस करके रहेगा, एलसीएम का प्रैक्टिस रहेगा, तो उसमें बच्चे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चंस की, तो उसमें ज़्यादा परेशान आपको होना नहीं है। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बच्चे मैंने आपको एलसीएम के बारे में बता दिया। अब मैं वापस आता हूँ बच्चे किसके बारे में? एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम का थ्योरी बता दिया है। अब मैं वापस आता हूँ बच्चे किसमें? एचसीएफ के थ्योरी में। तो अब आते हैं बच्चे एचसीएफ के बेसिक में। तो एचसीएफ के बेसिक में थोड़ा सा चलते हैं। तो एचसीएफ का बेसिक पहले समझते हैं कि बेसिक होता क्या है, एचसीएफ है क्या। तो एचसीएफ के बारे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँगा तो एचसीएफ की पहले हम लोग चलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बच्चे, उसको लघुत्तम समापवर्त बोलते थे, इसको महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ का हिंदी लिख लो पहले तो, महत्तम। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये हो गया महत्तम, और आगे हो गया बच्चे समापवर्तक। समापवर्तक, समापवर्तक होता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। और इसको अगर हम फुल फॉर्म में जाएंगे तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे बच्चे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस चीज को याद रखना। तो एचसीएफ का अगर हम थ्योरी में आते हैं, मतलब इसके फुल फॉर्म में आते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका भी पूरा डिटेल में बेसिक बताऊंगा। तो बच्चे ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इस बात को समझाने के लिए अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? महत्तम समापवर्तक। तो ये फैक्टर को हम लोग अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अपवर्तक। तो फैक्टर को हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? गुणनखंड बोला जाता है इसको, और इसको अपवर्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। अपवर्तक भी बोला जाता है, गुणनखंड भी बोला जाता है। कॉमन मतलब ऐसा अपवर्तक जो दोनों में कॉमन है। क्लियर है? और इसमें क्या? हाईएस्ट होना चाहिए। तो अब जैसे मैं आपके सामने बात करता हूँ फैक्टर होता क्या है, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं फैक्टर निकालने के लिए आपके सामने दो संख्या लिखता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया, ये बताओ 12 का फैक्टर कौन कौन होगा। तो 12 का फैक्टर कौन कौन होगा? ऐसी संख्याएं देखना है। फैक्टर मतलब गुणनखंड मतलब वो होता है कि जो 12 को डिवाइड कर देता है। 12 को कौन कौन डिवाइड कर देता है? तो 12 1 से डिवाइड हो जाता है बच्चे, 12 2 से भी हो जाता है, 12 3 से भी हो जाता है बच्चे, 12 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 6 से भी हो जाता है, और 12 किससे डिवाइड हो जाता है? 12 से। तो 12 के फैक्टर इतने सारे हैं। 12 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो ये सारे उसके क्या हो गए बच्चे? फैक्टर हो गए।
ये उसके गुणनखंड हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ 16 का फैक्टर कौन कौन होगा। तो 16 किससे किससे डिवाइड हो जाता है, 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 8 से भी हो जाता है, ठीक है, और 16 से भी हो जाता है। तो ये बच्चे इनके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर मतलब वो संख्याएं जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। तो ये बच्चे इनके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। जैसे मान लो मैं आपके यहाँ पे फैक्टर तो लिख दिया, अब आपको क्या देखना है कि जो उसमें कॉमन होगा, क्या होगा बच्चे, जो कॉमन होगा। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है, एक तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है, और कोई कॉमन है क्या, नहीं। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है बच्चे, जिसको हम लोग CF बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो कौन है, 1 है, 2 है और कौन है, 4 है। लेकिन आपको कौन से वाले को चूज करना है, जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है बच्चे, 4 है। मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा, अगर आप SCF निकालने बैठते 12 का और 16 का, तो इसका क्या आ रहा है बच्चे, 4 आ रहा है। 4 ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है और सबसे बड़ा है। तो 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब ये SCF है। मतलब 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को और 16 को दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर देगा। तो 4 वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी जो 12 और 16 दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, SCF बोलते हैं। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया। तो SCF वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर देता है, उसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, SCF बोलते हैं। इतना क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो SCF मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे बच्चे, पूर्णतः डिवाइड कर दे। तो 4 सबसे बड़ी संख्या है, 4 सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी डिवाइड कर देता है और 16 को डिवाइड। इससे बड़ी संख्या लोगे तो दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्लियर है। तो SCF का परिभाषा लिखना हो तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसको हम लोग SCF बोलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, SCF बोलते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसको बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, SCF बोलेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो SCF की बेसिक बात क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चे, SCF को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ पे लिखेगा मेथड्स, क्या लिखेगा बच्चे, मेथड्स मतलब विधि, किस किस विधि से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है बच्चे उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं बच्चे, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से मान लो आपको SCF फाइंड करना होता 12 और 16 का, 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड विधि से फाइंड करना होता। तो आप करते क्या, सबसे पहले आप 12 का फैक्टर लिखते। तो 12 का फैक्टर कैसे लिखते, अभाज्य गुणनखंड लिखते 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है ना। उसी तरीके से 16 का लिखते, तो 16 का क्या लिखते बच्चे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अगर आपको SCF फाइंड करना होता है तो SCF का मतलब ये होता है बच्चे जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होगा। तो ये यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ भी क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 और 2 2 यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है। तो ये बच्चे इनके क्या कहलाएंगे, SCF कहलाएंगे। जो कॉमन नंबर होता है केवल उसी को लिखना है, जो क्या होता है बच्चे, कॉमन। तो याद रखना SCF का मतलब होता है कॉमन, और LCM में क्या होता था, कॉमन भी होता था और जो नहीं होता था कॉमन उसका भी गुणा कर देते थे, ठीक है ना। मतलब LCM के अंदर SCF होता था, LCM के अंदर क्या होता था, SCF होता था। तो 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और ये बच्चे उसका SCF आ गया। तो SCF का एक बेसिक सा मतलब है बच्चे, दोनों नंबरों में जो भी कॉमन फैक्टर होता है बच्चे, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SCF बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ये तो हो गया बच्चे एक मेथड, इस मेथड से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा मेथड और भी है, तो दूसरा मेथड भी डिस्कस करता हूँ। पहले बताओ ये मेथड क्लियर हुआ। अब दूसरा मेथड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला मेथड तो क्लियर हो गया। दूसरा मेथड जो है बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाग विधि। क्या बोलते हैं बच्चे, भाग विधि। दूसरे मेथड का नाम है बच्चे डिवीजन मेथड। क्या है बच्चे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं बच्चे, भाग विधि। अब सवाल ये उठता है सर कि भाग विधि होता क्या है। तो आइए भाग विधि के बारे में बताते हैं, डिवीजन मेथड क्या होता है। जैसे मान लो आपको SCF फाइंड करना होता 12 और 16 का, और वो भी किस मेथड से, भाग विधि से। तो भाग विधि से करते कैसे कि हमारे पास ये संख्या एक 16 है और ये क्या है, 12 है। तो 12 से हम डिवाइड करते 16 को, मतलब भाग देना है, डिवाइड करना है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कीजिए। तो 12 कम क्या हो जाएगा, 12, शेषफल क्या बचेगा, 4। तो अभी जैसे शेषफल 4 बच गया तो अभी रुकना नहीं है, इस 4 से डिवाइड करना है बच्चे, इस 12 को 4 से डिवाइड करना है, इस 12 को, ठीक है। कब तक डिवाइड करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे अभी शेषफल 4 आया तो अभी रुकना नहीं है, इस 12 को उठाना है, 12 को यहाँ लिखना है, 12 को डिवाइड करना है 4 से, 4 3 क्या हो गया 12। अब शेषफल क्या बच गया, 0।
तो जिस बारी शेषफल 0 बचता है, जिस बारी शेषफल क्या बचता है बच्चे 0, रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका जो लास्ट भाजक है, आखिरी डिवाइजर, अंतिम भाजक जिसको बोलते हैं लास्ट डिवाइजर, जब शेषफल 0 बचे, जब शेषफल 0 बचे वो वाला जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा बच्चे, इसका एचसीएफ। वही क्या कहलाएगा बच्चे, एचसीएफ। मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे 4। क्या हो जाएगा बच्चे 4। तो 12 और 16 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अंतिम भाजक जो होता है बच्चे वही एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है, एचसीएफ होता है, और इसको भाग विधि बोलते हैं, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। ये एक विधि था, इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, इस विधि से एक्चुअली क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, इसलिए मैं एक क्वेश्चन भी इसका करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन भी इसका करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ बच्चे, उस क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज करो एक क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन ऐसा है, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब किन्हीं दो संख्याओं का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते वक्त, मैं लिख देता हूं कि किसी दो संख्याओं का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते वक्त, मतलब एचसीएफ ज्ञात करते वक्त तीन भागफल क्रमशः 5, 4, 3 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 32 है, तो वे दो संख्याओं को ज्ञात करें। तो वे दो संख्याओं को ज्ञात करें। ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे। तो मतलब ये बोलना चाहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का भाग विधि से अगर मैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करता हूं तो मेरे भागफल 3 आते हैं, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, ठीक है। और अंतिम भाजक बोल दिया है, अंतिम भाजक कितना आता है बच्चे 32 है, तो वे दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे बोल दिया है कि दो संख्याओं का आप भाग विधि से निकाल रहे हैं एचसीएफ। अब भाग विधि क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। अब भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, मतलब आप इस तरीके से ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे ज्ञात कर रहे थे, सही है ना। और इसके क्या आए हैं बच्चे, 3 भागफल आए हैं। 3 भागफल क्या क्या है, पहले क्या आया था 5, फिर क्या आया 4, और फिर क्या आया 3 आया। और अंतिम भाजक क्या आया है बच्चे 32 है। अंतिम भाजक मतलब यहाँ पे क्या होगा 32, और यहाँ पे शेषफल क्या होगा बच्चे 0, शेषफल क्या होगा 0, ठीक है ना। ये क्लियर है। अंतिम भाजक जो होता है बच्चे इसको बोलते हैं अंतिम भाजक, मतलब यही एचसीएफ है कायदे से। तो आपको वो दो संख्याएं ज्ञात करना है। वो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, मतलब यहाँ पे जिनका आप निकाल रहे थे, तो वो दो संख्या कौन सी होंगी, जैसे यहाँ x है और ये y है, तो y और x का आप एचसीएफ फाइंड कर रहे होंगे। और ये पूरी प्रक्रिया में भागफल पहले 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, और अंतिम भाजक दे दिया है। तो आपको x और y फाइंड करना है कि x और y क्या होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले करते क्या है, आप लोग को पता होगा जब डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 15 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4 3 12, और शेषफल कितना बचता है 3। तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा, ये जो 4 होता है बच्चे इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, भाजक। भाजक मतलब क्या होता है बच्चे, डिवाइजर। भाजक को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, भागफल। और भागफल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल। हिंदी में भागफल, इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, शेषफल। क्या बोलते हैं बच्चे, शेषफल। शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं बच्चे, रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, भाज्य। ये बात शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लेना। इसको भाज्य बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। ये जो आता है बच्चे उसको भागफल, और जी एक्स्ट्रा बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। और ये बात आपको एक इंपॉर्टेंट बात और पता होनी चाहिए कि कभी भी याद रखना, जैसे मान लो ये 15 नंबर दिख रहा है ना, तो ये 15 जो होगा वो किसके बराबर होगा पता है, ध्यान से सुनना। ये जो 15 होगा किसके बराबर होगा, ये बच्चे यहाँ पे क्या है, भाजक है। ये क्या है, भाजक है। तो ये भाजक गुणा, ये क्या है बच्चे, भागफल। 4 गुणा 3, और इन दोनों का गुणा करके किससे जोड़ देंगे, शेषफल। शेषफल कितना है बच्चे, 3 है।
तो ये शेषफल जोड़ दिए। तो इसको जोड़ने पे 4 3 12 और 3 कितना होता है 15, तो ये 15 के बराबर आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे भाजक का गुणा, इसका बच्चे भाजक का गुणा अगर मैं भागफल से करता हूँ, भाजक का गुणा किससे करता हूँ बच्चे, भागफल से, और उनको किससे जोड़ देता हूँ, शेषफल से। किससे जोड़ देता हूँ, शेषफल से। तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चे, भाज्य आ जाएगा। भाज्य मतलब ये संख्या आ जाएगी। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। ये एक बेसिक सी बात है, ये बहुत से बच्चों को पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा वो जरूर इसको ध्यान से अपने कॉपी में या जहां भी आप लिख रहे होंगे उसको लिख लीजिएगा कि भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर क्या होता है बच्चे, भाज्य होता है। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे 32 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, तो ये भाजक क्या है बच्चे, यहाँ पे 32 है, भागफल क्या है 3 है, और शेषफल क्या है 0 है। अंतिम में शेषफल हमेशा 0 ही बचेगा, याद रखना। तो यहाँ पे भाजक गुणे भागफल कर देंगे, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। 32 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 32 इंटू 3 करेंगे तो 6 और ये 9, 96, और ये 0 ऐड हो जाएगा, तो कायदे से रिजल्ट जो आएगा वो 96 आएगा। अब ये 96 यहाँ पे आया है, तो ये 96 कहाँ से आया होगा, यहाँ से उठ के आया होगा। और यहाँ पे शेषफल क्या दिख रहा है, 32। तो अब बच्चे ये वाली अगर आपको संख्या फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 96 का गुणा किससे करेंगे बच्चे, 4 से, और शेषफल कितना है बच्चे आपका 32 है, तो शेषफल 32 को आप जोड़ देंगे, और बस बच्चे इसको गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। 96 का गुणा 4 करते हैं तो 4 से कितना हो जाएगा, 24, 2 हो गया, 4 9 36, और 2 कितना हो गया, 38 हो गया, और प्लस कितना हो गया बच्चे, 32 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और 8 और 3 क्या हो गया बच्चे 11, और 3 और 1 क्या हो गया 4। तो 416 बच्चे आपके यहाँ पे जवाब आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब ये 416 कहाँ से उठ के आया होगा, x की जगह, मतलब एक संख्या तो 416 हो गया, ये कंफर्म हो गया। एक संख्या क्या हो गया बच्चे, 416। तो यहाँ पे y कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। तो y बराबर क्या होगा, x तो 416 हो गया, एक संख्या तो आपको पता चल चुका है कि एक नंबर आ गया 416, दूसरा नंबर y निकालना है, तो 416 गुणे कितना हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा, और ये शेषफल कितना है बच्चे, 96 है, तो 96 ऐड हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा 2176 जवाब आएगा, 2176, मतलब दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, 2176। तो यहाँ पे 2176 और 416 का आप यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहे थे, और यहाँ पे इसको निकालते वक्त आपके ये 3 अलग अलग यहाँ पे 3 क्रमागत यहाँ पे आपके भागफल आए थे, और ये आखिरी भाजक ये था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये था पूरा कहानी। मतलब वो 2 संख्याएं निकालना था, वो 2 संख्याएं निकल चुका है, एक संख्या 416 हो जाएगा, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा बच्चे, 2176, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा और ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बच्चे भाग विधि से आपका काम आता है, और भाग विधि से आप एचसीएफ भी निकालते हैं, ये क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। लेकिन ये सब मेथड कुछ नहीं करना है आपके एग्जाम में, ये मेथड आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि भाग विधि आपको आना चाहिए, भाग विधि से क्वेश्चन आता है। तो मैं अभी आपको ये बताया, पहले इसको ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये भाग विधि क्लियर है, तो 2 मेथड क्लियर हुए। तीसरा मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम वाला मेथड, वो वाला मेथड बच्चे आपके एग्जाम में काम आएगा, जब आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। मान लो कभी इनकेस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है, तो जो तीसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, एग्जाम वाला मेथड, ठीक है ना। देखो देखो तीसरा मेथड जो होगा बच्चे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एग्जाम मेथड, एग्जाम में करने वाली विधि एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कोई भी 2 संख्या दे दी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एचसीएफ निकालना है 12 का और 16 का, तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालोगे, इन दोनों संख्या का क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। तो आप इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा, 4, है ना। अब ये देखो 4 से 12 डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो 4 3 12, 4 से 16 डिवाइड होता है कि नहीं, 4 चौके 16, मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में है। अब 2 संख्याओं का क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। अगर डिफरेंस से डिवाइड हो गए दोनों संख्याएं तो वही एचसीएफ होगा, इस बात को आप हमेशा याद रखना। क्लियर है कि नहीं। कभी भी बच्चे 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा
तो आप करेंगे क्या, दो संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो डिफरेंस से डिवाइड हो जाता है तो वही एचसीएफ होगा। जैसे ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी मन में 2-3 कंफ्यूजन होगा, सर मान लो 3 संख्या आ गया तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो 306 है और क्या है 306 है, जैसे मान लो, ठीक है 304 है, 306 है, 340 है, जैसे एक संख्या लिख दे रहा हूं मैं, 306 है, 340 है और 187 है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। सपोज करो, रुक जाना थोड़ा ना, जैसे मान लो एचसीएफ आपको फाइंड करना हुआ 306 का, दो संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस अगर डिवाइड हो गया तो वही एचसीएफ होगा। जैसे 340 है और 187 है। अब आपको बच्चे इनका एचसीएफ फाइंड करना है, तो करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। तो आपको कोई भी दो संख्या पकड़ना है जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, याद रखना है तो तीन संख्या, तो तीन संख्या से परेशान नहीं होना, आपको ऐसी दो संख्या उठाना है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, क्योंकि कम डिफरेंस वाले को उठाओगे ना तो आसानी से माइनस हो जाएगा, तो आपका समय काफी बचेगा। तो कोई भी दो संख्या उठाओ जिनका डिफरेंस सबसे कम है, तो मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ और डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ गया 34, कितना आ गया 34 आ गया। अब 34 डिफरेंस आ गया, तो अब मैं ये देखूंगा ये 34 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो बच्चे ये संख्या 306 और ये हो गया 340 तो बिल्कुल चला जाएगा, 306 भी चला जाएगा, लेकिन 34 से बच्चे ये 187 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई में क्या है 4 है, और 4 का कभी भी इकाई में होता है तो गुणा किसी से भी कर लो, 4 का गुणा 1 से करोगे, 2 से करोगे, किससे भी करोगे, इकाई में कभी भी 7 नहीं आ सकता, मतलब 34 से डिवाइड नहीं होगा, करके भी देख सकते हो, डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये तो कंफर्म है कि 34 एचसीएफ नहीं होगा, मतलब 34 आपका एचसीएफ नहीं होगा। जब 34 एचसीएफ नहीं होगा तो कौन होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 34 के क्या निकालेंगे, फैक्टर, क्या निकालेंगे 34 के फैक्टर। 34 का फैक्टर कौन कौन होता है, तो 34 का आधा कर दो तो सबसे बड़ा फैक्टर तो 17 है, 17 गुणे 2 करेंगे तो 34 होता है, हाँ या ना, तो 17 से जाता है ये, बिल्कुल 34 17 से जाता है। तो अब हम 17 को चेक करेंगे, सबसे बड़े फैक्टर को। 34 अगर नहीं हुआ तो 34 के बाद उसका जो फैक्टर होगा और सबसे बड़ा फैक्टर को पहले चेक करेंगे। मान लो वो भी नहीं मिलता तो उससे और छोटा जाएंगे, फिर और छोटा जाएंगे, ऐसा फैक्टर ढूंढना होगा जब वो संख्याओं को डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पे 17 है तो देखते हैं 17 डिवाइड कर पाता है कि नहीं, तो 17 306 को तो डिवाइड कर देगा, 17 306 को तो डिवाइड कर देगा, 17 340 को भी डिवाइड कर देगा, 17 दूनी 34 और ये 17 19 ये हो जाएगा, और 17 इसको भी डिवाइड कर देगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, हाँ या ना। मतलब ये ऐसा फैक्टर आपको ढूंढना है जो इनको डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा भी होना चाहिए, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे 17, क्या हो जाएगा 17। तो करना क्या है, अगर 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 10 संख्या कुछ भी दे दे, कोई भी दो संख्या उठाओ जिसका डिफरेंस सबसे कम हो और उसे डिफरेंस से डिवाइड करके देखो, डिवाइड अगर हो गया पूरे तरीके से, सबको डिवाइड कर दिया, जितनी संख्या सबको डिवाइड कर दिया तो वही एचसीएफ होगा। लेकिन मान लो अगर डिवाइड नहीं कर पाता तो उसके फैक्टर को देखो, और फैक्टर को कैसे देखेंगे, जैसे 34 का कौन कौन फैक्टर होता है, एक तो 17 होता है, ठीक है, एक तो खुद 34 होता है, 34 से भी जाता है 34, 17 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, तो सबसे बड़े 34 को तो देख ही चुके हैं, तो 34 से छोटा आएंगे तो 17 को देखेंगे, अगर 17 नहीं मिलता तो फिर 2 को देखते, 2 भी नहीं मिलता तो 1 को देखते, ऐसे देखना होता है, क्लियर है। लेकिन 17 मिल गया तो एचसीएफ क्या कहलाएगा 17। इस तरीके से हम बच्चे यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बेसिक मेथड बताया एचसीएफ निकालने का, अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो क्वेश्चन बच्चे नेक्स्ट क्लास में होगा, और नेक्स्ट क्लास शायद आज रात को ही मैं अपलोड करूँ, तो ये अभी पहली क्लास रहेगी, और एक और 2 क्लास में बच्चे मैं एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट करूंगा। तो आपकी पहली क्लास है, एक और क्लास लूंगा एलसीएम एचसीएफ जिसमें प्रॉपर्टीज कराऊंगा और एचसीएफ के क्वेश्चन कराऊंगा, फ्रैक्शन वाले कराऊंगा, पावर वाले कराऊंगा, उसके बाद एचसीएफ आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया होगा और यहाँ तक बहुत अच्छे से चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया होगा, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक रिव्यू जरूर देना, कमेंट करना आप लोग, और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी इस क्लास को कर सकें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।